भाई आपके लिए मैं एक गिफ्ट लेके आया था, ये आप खोल के देखो। तो गाइज़, जैसा कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत बढ़िया से बढ़िया कंटेंट तुम लोगों के लिए लेकर आऊँगा, उसका सबसे पहला एपिसोड आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इस शो का नाम मैं रखने का सोच रहा हूँ द नेवर गिव अप शो। इस शो में हम लोग ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे जो अपनी लाइफ में चाहे जितने भी ट्रेजिक सिचुएशंस हो, चाहे जितने भी हार्ड सिचुएशंस हो, वो कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं मानते। मतलब उनको हारना आता ही नहीं है, उन्होंने सीखा ही नहीं है और लाइफ को अपनी सर्वाइव करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो उनमें से पहले गेस्ट हमारे सामने आज बैठे हुए हैं। इनका नाम आप बता दो भाई। थैंक यू आप भैया। अपना इंट्रोडक्शन दे दो। थैंक यू मुझे ऐसा मौका बहुत देने बहुत के लिए, शुक्रिया। अपनी कहानी बताने के लिए। मेरा नाम संदीप रजक है। मैं कटनी ज़िला मध्य प्रदेश में रहता हूँ और मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी 2007 में हो गया था। खेलते समय ऐसे पानी में पत्थर फेंकते हैं तो उसमें कारण झटका लग गया था। एक अजीब सी एक दुर्घटना होती है, उसमें ऐसा हो गया मुझे और तब से मैं सरवाइव कर रहा हूँ। तो ये आपके साथ कब हुआ था? 2007 10 फरवरी 2007 में। 2007 ऐसे में। पानी में पत्थर स्लाइड करते हैं ना, वो हाँ खेल हाँ हाँ। खेलते हैं तो उसमें क्या नेक में झटका लग गया, उसके कारण स्पाइन में। तो उसके कारण तो कॉर्ड इंटरनली डैमेज हो गई, उसके कारण हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। तो फिर उसके बाद आपने कैसे अपना जीवन का आगे बढ़ाया उसको? और उसके बाद ऐसा है कि ट्रीटमेंट वगैरह बहुत कॉस्टली होता है न्यूरो का, बहुत ज़्यादा। तो उसमें ढाई ढाई महीने में ही पापा जी के पूरे पैसे ख़त्म हो चुके थे, मामा जी लोग के, सब लोगों के। तो यहाँ से गले से छेद भी करती थे क्योंकि यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम होती थी सांस लेने में। तो उसको कर दिया तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, पैसे बहुत लग रहे थे हॉस्पिटल में। फिर ढाई महीने के बाद घर लेकर आ गए। घर में ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह चलती रही, मम्मी पापा कराते रहे और मेडिसिन भी चलती रही। पापा जी ट्रक ड्राइवर थे उस समय पे, तो समस्या जाती थी, मेडिसिन 2-2 हज़ार रुपये महीना खर्चा। तो ऐसे साल 2 साल इलाज चला, फिर हमने इलाज को स्टॉप कर दिया कि अब भगवान भरोसे कम से कम बच गए हैं, वही ठीक है, पड़े रहेंगे, धीरे धीरे सर्वाइव करेंगे। पर एक धीरे धीरे एक बात ये आई कि यार पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ लोग आते भी थे, मिलने भी आते थे कभी कभी, तो बोलते थे कोई कि पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, कोई दिव्यांग लोगों का जो कोटा होता है उसमें कुछ ना कुछ नौकरी लग जाएगी। पर मैंने कहा नहीं, मुझे भी मेडिकल स्टडी करना है। मुझे ये तो अजीब सी चीज़ हो गई, पता ही नहीं है क्या है, तो मैं पढ़ूंगा तो तब तो मुझे पता चलेगा कि मुझे हुआ क्या है एक्चुअली में। मैं तो नॉलेजेबल नहीं हूँ, कोई व्यक्ति डिजीज़ के बारे में नॉलेजेबल नहीं है जब तक वो उसके बारे में जाने ना। तो मैंने पढ़ा, 2014 में मैंने हिम्मत करके 10th क्लियर किया, 2018 में मैंने 12th क्लियर किया और अभी अभी 23 में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। साथ ही साथ स्पाइन के कारण मेरे को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत बहुत पड़ती थी, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट एक बार 2011 में दिखाया जबलपुर में अनुपम सानी डॉक्टर को, तो उन्होंने फिर जब वो उसमें पर्चे में लिखा था कि माइलोमलेशिया चेंजेस, हाँ हाँ। तो माइलोमलेशिया चेंजेस मेरे को तब पता चला। मैंने नेट में सर्च किया और आखिर मेरी पढ़ाई काम आई। 2011 में मैंने देखा, रिसर्च किया, मैंने कहा थेरेपी लगेगी इसमें, रिहेबिलिटेशन लगेगा, तो घर में ही थोड़ा थोड़ा करता रहा। क्योंकि मैं 13-14 साल की उम्र थी मेरी, 1993 का मेरा जन्म है, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है। मैं तो छोटा बच्चा था, और चिढ़ होती है पेशेंट को, वैसे ही चिढ़ जाता है, कोई हिलाता भी तो उसको प्रॉब्लम होती है। फिर मुझे होश आया, मैंने कहा नहीं, 2011 हो गए, इतने साल हो गए पढ़े पढ़े, 4 साल हो गए, मैं क्या करूँ, आगे तो बढ़ना पड़ेगा मुझे। धीरे धीरे करते रहे घर पे ही एक्सरसाइज वगैरह। और फिर क्या हुआ कि 2015 में मैंने हिम्मत करी। ट्रीटमेंट चला अनुपम साहनी का भी 1.5 साल चला, क्योंकि जबलपुर के रास्ते उस समय पर बहुत ख़राब थी 2011 में, तो जाने आने में दिक्कत होती। 1.5 साल चला, वो भी पैसों वैसों के कारण, पापा के ट्रक में समस्या आ जाती थी कभी कभी, तो बंद हो गया। फिर 2015 में मैं निम्हांस गया, बेंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल है न्यूरो साइंस में। वहाँ पे गया तो बोलते रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ जगह नहीं है, आप घर पे ही दवाई वगैरह खाओ। तो मैंने खूब हिम्मत करी, मैंने कहा जब इतने बड़े एशिया के नंबर 1 हॉस्पिटल से मुझे लौटा दिया गया, मुझे खुद ही हिम्मत करना है। तो मैं हिम्मत करके एक्सरसाइजेस वगैरह किया, और स्पाइन इंजरी के बाद भी मम्मी के कंधे के सहारे में लेट बाथ जाना करना था, तो मैं कर लेता था। 2018 तक में इतना हो गया, 15 से हिम्मत करते करते। लेकिन 2018 मेरे पैर जाम होने लगे थे, जिसको स्पास्टिसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, तो जकड़न। जब आपको चोट लगी थी उसके बाद आप शरीर काम कर रहा था या फिर नहीं, बाद में धीरे बिल्कुल नहीं, धीरे नहीं, काम करना गर्दन के लग नीचे गया? का हिस्सा काम ही नहीं करता था। अच्छा। मुझे जब हुआ था ऐसा इंजरी, उसके 1 घंटा दर्द होने के बाद मैं सिर्फ ऐसे बैठा रह गया था। मेरे हाथ पैर बिल्कुल नहीं काम करते, नंबनेस हो गई थी, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। तो फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे, जैसे कि अभी मैं बताते आ रहा हाँ हूँ। हाँ।
तो फिर 2015 से लेकर 18 तक मैं कंधे के सहारे चलने तो लगा था, लेटरिन बाथरूम जाने लगा था। अचानक 2018 में मेरे को मई में मेरे पैर काम करना बंद कर दिए, जकड़न बहुत ज़्यादा हो गई, कमोड चेयर से उठ के आना दुर्लभ हो गया, मम्मी को गोद में उठा के ले जाना पड़ रहा था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने कहा मेरे को अब रिहेबिलिटेशन पक्का करना है। 2018 मैंने पूरा नेशनल इंटरनेशनल सब जगह पता किया, जब जाके फिर मुझे चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब का पता चला कि वहाँ पे रिहेबिलिटेशन होता है। तो वहाँ पे मैं गया, थेरेपी वगैरह हुई, तो वहाँ पे मुझे रेसिप्रोकल वाकर, जिसे जॉइंट वाला वाकर बोलते हैं, जिसको मैं उठाने में सक्षम नहीं था क्योंकि पीछे गिर सकता था, तो मैं जो खिसका के साइड में वाकर को चलता था जॉइंट वाले को। फिर वहीं पे दोस्तों से पता चला कि आप इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर जाओ, वसंतकुट दिल्ली, क्योंकि तुम्हारे पैरों में ताकत है और इनकम्प्लीट इंजरी है, मूवमेंट के चांसेस हैं, वहाँ पे कुछ और विशेष थेरेपियाँ होती हैं, जाओ। वहाँ गया तो मैं नॉर्मल वाकर पे आ गया, उठा के चलने लगा, और वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। मेरे दाएं पैर का पंजा इतने 12 साल में पहली बार परफेक्ट मूवमेंट कर रहा था, भले वो ट्रिक मूवमेंट या किसी भी रूप से काम तो कर रहा था। ये हाथों में भी, फिंगर्स में भी अभी तो बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है, मगर उसमें भी एक सेंसेशन आ रही थी, तो ताकि लग रहा था कि कुछ नर्व्स वगैरह कंडक्ट हो जाएंगी, मसल्स कंडक्ट, मोटर मेमोरी आ जाएगी, तो ये काम करने लगेगा, पर मैं कर रहा था। 2018 में मैंने कराया 2019 तक। कब तक? 2018 मैंने सितंबर से लेके और मैंने अपना अप्रैल तक थेरेपी कराई, लेकिन अप्रैल में दूसरे सेंटर एक गया मैं, वहाँ पे उसका नाम था, क्या नाम है उसका, वहीं पे है नांगल देवत स्पाइनल इंजरी सेंटर से डिस्चार्ज होके चला गया मैं, क्योंकि मैं 3 महीना तक अच्छा खास थी परफॉर्मेंस थी। उन्होंने बोला घर जाओ, तो मैंने घर जाते हैं तो हमारा टाइमिंग रूटीन बिगड़ जाता है, क्यों ना मैं रिहेबिलिटेशन अपना कंटिन्यू रखूं, जब तक मेरे सपोर्टर, मेरे को कटनी से भी सपोर्ट किया लोगों ने, मुख्यमंत्री ने भी, विधायक ने भी, और यहाँ के मैं बता रहा हूँ कि जो साइकिल बनाने वाले लोग हैं और वकालत करने वाले लोग, उन्होंने तक मुझे 10 रुपये से लेके 10 हज़ार रुपये तक दिए कि आप जाइए। और अमेरिका से भी मुझे मैडम, एक ब्रिया वार्नर करके मैडम है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मास्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट, उन्होंने भी मुझे $931 भेजे, तो तब जाके मैं चंडीगढ़ गया था और दिल्ली तक सर्वाइव कर गया था। तो एक दूसरे सेंटर जहाँ गया ना, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरी जांघ की हड्डी तोड़ दी फिजियोथेरेपी कराते समय, ओवर स्ट्रेच कर दिया। अरे बाप। बोला दर्द है, दर्द के आगे जीत है। तो मैंने कहा मैं जीतने तो आया हूँ भाई, आप तो डॉक्टर हो, 15 साल का एक्सपीरियंस, आप तो मुझे ठीक करोगे। तो मेरे जांघ की हड्डी टूट गई, मेरे जांघ की हड्डी में 4 स्क्रू डले। तो मैंने जबलपुर के तोड़ी उन्होंने? गलती से हो गया अच्छा। उनको, हाँ, ज़्यादा पता नहीं क्या कैसे करा दिया, ओवर स्ट्रेच कर दिया उन्होंने। तो जांघ की हड्डी में 4 स्क्रू डले। जबलपुर में आके मैंने स्क्रू डलवाए, क्योंकि वहाँ पे फिर आना जाना परिवार लोग कैसे करते, दिक्कत होती। मम्मी के साथ गया था, तो वहाँ पे फिर मैं 3 महीने के बाद फिर मैं कंधे के सहारे चलने लगा, मूवमेंट थी मेरे पैर में। लेकिन 2022 में जब 19 में मेरा तो पैर टूट गया था, लेकिन मैं 21-22 तक धीरे धीरे करके कंधे के सहारे जैसे चला। लेकिन 22 में मैं कस्टमर सपोर्ट ज्वाइन कर लिया कोरोना के बाद में। घर की माली हालत ख़राब हो रही थी, ऑटो नहीं चल रहा था, पापा ऑटो चलाने लगे थे फिर अभी बाद में 2015 से। अच्छा। क्योंकि बाहर रहना, मेरे को देखना, घर को देखना समस्या होती थी। तो फिर पापा ने क्या किया कि यहाँ पे ऑटो में बहुत समस्या हो रही थी, तो मैंने कहा मेरे को घर संभालना पड़ेगा। मैंने कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का काम किया कोचा टेक बड़ोदरा में, कंपनी में। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग की, मैंने 8 महीने बढ़िया परफॉर्मेंस दी वहाँ पे। कई प्रकार के ऑन बाउंड कॉल, इन बाउंड कॉल, सब प्रकार की कॉल्स मैंने संभाली। स्विगी ऑर्डर मैनेजमेंट टीम में भी था मैं। तो उसके बाद मैंने काम किया, फिर मैंने कहा साथ साथ में पढ़ाई भी जारी रखूँ, तो उसको भी मैंने किया। फिर अभी बीच में एक्चुअली में क्या हुआ कि जब मैं काम करता था ये अपना इसमें कोचा टेक में, तो उसमें मुझे HDFC की डीमेट अकाउंट्स ओपन करने की टीम में रखा गया था। मैं उसमें ओपन करता था, हर कोई पूछता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो मैंने कहा एक बार देखना चाहिए मुझे, कि हर कस्टमर पूछता, हमें तो पिच दी गई थी कि 20 रुपये खरीदने का, 20 रुपये बेचने का, बाकी का ब्रोकरेज। तो मैंने कहा चलो मैं भी देखता हूँ। तो मैंने देखा उसको, मैंने कहा ये तो एक ऐसी एक नॉलेजेबल कला है जिसको मैं कर सकता हूँ, करना चाहिए। मैंने इतना ट्राई किया, 8 महीने मैंने मेहनत तो करी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, क्यों ना मैं एक ये तरीका अपना के देखूँ। मैंने अपनी सैलरी लगाई, दोस्तों रिश्तेदारों से लेके सब कुछ किया मैंने, लेकिन मैं उससे पार नहीं पाया। मेरे ऊपर 60 लाख का लोड है, 60 लाख का ऑप्शन ट्रेडिंग में, दोस्तों रिश्तेदारों से कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ जाता था। मैं प्रॉफिट में हूँ, और मुझे तो ये लगता था अपने अनुभव के और मैंने अपने हिम्मत पे
कि नहीं मैं कर्जा में तो हूँ लेकिन मैं हुनर से निकाल लूँगा। आज 60 दिन के 60 लाख हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग तो हर कोई सुनता है कि बहुत जल्दी पैसे बनाने वाली चीज़ है और बनती भी हैं, लेकिन मैंने जल्दीबाजी में, मेरे तकलीफ भी थी क्योंकि मुझे इतने अच्छे से चलना था। पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते, रात को 2 बजे जाते। मेरी एक मेंटालिटी बन गई थी कि निकलना हो, भरना है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग मुझे लगा तो मैं इतना लोड में हो गया। मैंने पढ़ाई भी जारी रखी, पास भी हो गया मैं, कर्जे में बहुत हो गया मैं, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। फिर अभी मेरे को ये बैटरी वाली गाड़ी है मेरे पास, एक नियो बोल्ट करके है, तो मुझे 3 साल से उसकी भी तलाश थी और ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसने का भी वही था कि मेरी गाड़ी भी जाएगी, बहुत सारी चीज़ आएंगी, इससे मैं रिहेबिलिटेशन से भी जा सकता हूँ। और मैं जब से 2007 से जब से पढ़ा था तो मुझे कई प्रकार की फेसिंग करनी पड़ती थी। कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है तो किसी को लेके जाना, अधिकारी नहीं सुनते, प्रॉब्लम करते हैं, है ना, घूस लेते हैं, प्रॉब्लम करते, भटकाते हैं, कोई ये ऑफिस जाओ वो ऑफिस जाओ। 2007 से देखते देखते मैंने कहा 2015 हो गया। मैंने कहा मैं तो पढ़ भी रहा था, 10 भी मेरी कंप्लीट हो गए थे 2014 में। मैंने कहा मेरे को पढ़ाई का इस्तेमाल करना चाहिए, तो लोगों के फॉर्म्स फ्री में भरना, उनके राशन चालू करवाना, उनका वोटर आईडी कार्ड फ्री में बनवाना, किसी को कमीशन नहीं देना, क्योंकि हर अधिकारी को उसका पेमेंट मिल रहा है, सही बात कमीशन से कुछ नहीं होता है, तो उनको घूस की आदत नहीं लगेगी। ऐसे में सबकी मदद करता था और सबको समय बचाता था, क्योंकि मैं पड़े रहता था बेड पे। तो इतना तो मैं कर सकता हूँ कि अपने बोलने से किसी का भला हो रहा तो करते जाएं। सही बात है। तो मैं ऐसा किया और आगे चल के 2017, 18, 19 मैं वहाँ भी था, चंडीगढ़ से, वहाँ से भी मैं लोगों की हेल्प करता था, कॉल दिल्ली से भी कॉल करता था, सबकी हेल्प करता था, गाइड करता था। यहाँ पे मैं जहाँ मोहल्ला रहता हूँ, यहाँ पे अशिक्षित लोग हैं, कम से कम 80% लोग अशिक्षित हैं, 5वीं से ज़्यादा पढ़े हुए लोग नहीं हैं ज़्यादातर। तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ। कोई भी शिविर लगाना रहता है, माताएं बहनें भाई लोग सब काम में जाते हैं, समग्र आईडी का KYC करना, आधार कार्ड अपडेट का काम करना, तो मैं उनको करवाता हूँ। और नहीं होते तो अधिकारी को कॉल करता हूँ कि आप दोबारा शिविर लगाइए, क्योंकि मजदूर लोगों का इलाका है, सब काम में चले जाते हैं, आप दोबारा लगाइए। पार्षदों को, महापौर को, है ना, अध्यक्ष लोगों को, सबको कॉल करना पड़ता है, तो मैं करता हूँ सबको। विधायक जी को भी इवन कॉल करना पड़ता है, तो करता हूँ कि आप शिविर लगवाइए, क्योंकि मेरे मोहल्ले में छूट गए लोग। तो ऐसे करते करते फिर मैंने ये वाली गाड़ी भी, मुझे नियो बोल्ट जो कंपनी की गाड़ी है उसकी मेरे को ज़रूरत थी, क्योंकि वो व्हील चेयर बन जाती है। वो कलेक्टर ऑफिस जैसे कोई ऑफिस जाओ या किसी भी ऑफिस जाओ इवन, तो क्या होता है अधिकारी बाहर से डॉक्यूमेंट ले लेते, मैं मुंह से बोल नहीं पाता था क्योंकि उनके चैम्बर तक नहीं जाती, और ये गाड़ी चैम्बर तक चली जाती व्हील चेयर बन के। तो 3 साल से तलाश भी थी, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी इसलिए भी घुसे थे और अपनी तकलीफ दूर करने भी, लेकिन नहीं हो पाए। फिर एक सक्षम संस्था है, अपनी राष्ट्रीय संस्था है, उससे संपर्क किया। एक दिव्यांग है, मैं ग्वालियर में पैरा एथलेटिक भी करने गया था। अच्छा। मैंने डिस्कस फेंका था 3.5 मीटर, क्या बात। और मेरे कैटेगरी में कोई नहीं था, तो मेरा ही नंबर लगा उसमें, प्रथम आया। कहने का मतलब कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। मेरी F52 कैटेगरी, जिसमें पैर में हल्की मूवमेंट्स है और राइट हैंड बिल्कुल नहीं काम करता स्पाइन इंजरी के कारण। तो मैंने डिस्कस फेंका 3.5, मेरा था क्लब थ्रो का, लेकिन मेरे पैर मूवमेंट थी तो मेरे को 51 से आगे 52 कर दिया। तो मैंने डिस्कस फेंका, वहाँ पे एक मुझे मिली दिव्यांग साथी, उसने मुझे जानकारी दी कि आप सक्षम से बात करो। उनसे बात किया, मुझे ये गाड़ी मिल गई। फिर भोपाल में मोहन यादव जी के हाथों से फिर ये प्रदान हुई, सक्षम संस्था ने मेरी हेल्प करी। क्या बात है। और फिर मैं इसके साथ फिर मैं जोमेटो ज्वाइन कर लिया। मैंने देखा एक शहजाद भाई हैं इंदौर के, उनकी वीडियो काफ़ी वायरल होती है, तो उनको मैं इंस्पायर तो उनसे था, मैं देखता था, मैं तो लगा रहता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने जोमेटो ज्वाइन कराया, उन्होंने सारी चीज़ बताई कि आपको इतना पे आउट बनेगा, आप ऐसे चलाओ, सारी चीज़ बताई। और आज मैं जोमेटो पे काम कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से कि अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कितनी भी बैड सिचुएशन आए, गलत रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। मैंने जल्दी में ऑप्शन ट्रेडिंग तो कर लिया, लेकिन मैं अब ऐसे कभी कदम नहीं उठाऊंगा। हाँ, लेकिन कर्जा भी चुकाना है और भी दिव्यांग लोग को लेके बहुत सारे काम भी करना है, इंडस्ट्री वगैरह कई चीज़ें करना है। लेकिन मैंने हाँ बुरी नीयत से नहीं घुसा था ऑप्शन में, लेकिन हाँ अब अच्छा करना है, आगे बढ़ना। जोमेटो से जो अर्निंग होती है वो क्या होता है, जब किसी की हेल्प करने जाते हैं तो 2 रुपये की फ़ोटो कापी के लिए पैसे लगते हैं, तो दिक्कत होती है। सही बात है। तो मैंने कहा नहीं, कमाने के साधन इसको रखो, पैसे किसी से नहीं लेना है। मोहल्ले के लोग आते हैं, कोई जेब में 10 रुपये 20 रुपये डाल जाते हैं, नहीं लेता बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल से अगर भाग जाते हैं वो, तभी मेरे जेब में रह जाता है, नहीं तो मैं तो लेता नहीं हूँ। लेकिन मैंने कहा मैं जोमेटो से कमाऊँगा, डिलीवरी बॉय का काम करके
कल भविष्य में कोई और भी परियोजना चल रही, मेरी प्रयास चल रहा है इंडस्ट्री लगाने का, बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, कुछ अच्छा जो जिसमें मुझे भी जोखिम ना हो और इन्वेस्टर को भी जोखिम ना हो। तो मैं इसलिए ये सब प्रयास करना चाह रहा हूँ और लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, मर्दानगी अगर दिखानी है तो मार पिटाई और किसी औरत पे नहीं उतारी जाती है। मर्द कमा के भी दिखा सकता है और समाज में जी के भी दिखा सकता है। तो असली मर्द वही है। लड़ाई झगड़ा मारपीट और किसी औरत को परेशान करना, छेड़ना, ये मर्दानगी नहीं है। आप कमा के भी दुनिया में दिखा दो तो आप मर्द हो, और दूसरों को इंस्पायर करो और दूसरों के लिए हेल्प करो तो भी आप मर्द हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। जी भैया। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बोला कि ये अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे पैसे नहीं लेते उनके छोटे मोटे काम करने के लिए, तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर छोड़ना सीख जाओगे ना तो आप पाना सीख जाओगे। बिल्कुल। लेकिन जब तक आपकी पाने की आस रहेगी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको पाने के लिए छोड़ना सीखना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब लालच छोड़ना पड़ेगा। आप हर काम पैसों के लिए नहीं कर सकते। कुछ कामों को आपको इसलिए भी करना चाहिए कि दूसरे की हेल्प हो सके, उसके बदले में कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। यही सबसे बड़ी मैस्कुलिनिटी की एक निशानी है। तो छोड़ना सीख जाओगे तो पाना सीख जाओगे। बस वो जो एक कहावत है ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो उस तरह से जीना पड़ता है। आप बस अपना काम कर दो, बदले में आपको रिजल्ट मिले या ना मिले आपको उसके ऊपर ध्यान देना ही नहीं है। आपको बस अपनी ड्यूटी समझ के उसको कर देना है कि आपको वो चीज़ करनी थी, आपने कर दी। अब बदले में कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका कैसा चल रहा है लाइफस्टाइल? अभी लाइफस्टाइल ठीक चल रहा है। हाँ। जोमेटो ज्वाइन किया है मैंने, काम कर रहा हूँ और दिव्यांग लोग को जोड़ के और प्रोजेक्ट पे काम करना है। कहीं कहीं एक स्थाई, एक मतलब एक स्थाई काम चाहिए। जैसे दिव्यांग लोग को लेके इंडस्ट्री वगैरह या कोई कारखाने खोलना या कोई ऐसा प्रोजेक्ट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट या कोई ऐसी चीज़ लगाना जो विश्व स्तर पे काम करे। हम इतना एक जिला लेवल से नहीं बढ़ के एक इंटरनेशनल रूप में काम कर सके कि दिव्यांग लोग भी ऐसी चीज़ बना रहे जो विदेश तक के कोने कोने तक जा रही है। ऐसा भी मेरी अप्रोच है और लोगों को रोज़गार मिलेगा। और मैं तो अपने लोगों के लिए भी, माताओं बहनों और भाइयों के लिए भी एक इंडस्ट्री यहाँ पे, मैं तो बहुत सारी चीज़ें करना वाला। मेरा वाइब्रेंट कटनी मूवमेंट चलाने चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे अगर उद्योग सिर्फ ऐसे नहीं लगते कि कारखाने खुल गए, फैक्ट्रियाँ, आईटी इंडस्ट्री भी लग सकती है। बिल्कुल, क्योंकि जबलपुर 90 किलोमीटर दूर है। बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो मेरा वाइब्रेंट कटनी मूवमेंट चलाने का भी है और मैं लगा भी हूँ। नगर के विकास में जैसे रोड, सड़क, पानी, कुत्ते परेशान करना, गाय बैल इलाज कराना, गाय बैलों का, किसी का कुत्ते को चोट लगे उसका इलाज कराना, और नगर के विकास में सड़कों का लेबल करना, सड़कें, मतलब सुगम्य भारत अभियान जो होता है प्रधानमंत्री जी का, उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, कलेक्टर साहब को लेटर लिखा। ये सब चीज़ें मेरी जा रही है। और मेरा कटनी का बनाना है एसेसिबल कटनी, माने सुगम्य कटनी, दिव्यांग और बुजुर्ग कहीं भी आ जा सके, जो सार्वजनिक भवन है। तो ये सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। नहीं, बहुत बढ़िया आपकी सोच है। मैं इस मूवमेंट में ज़रूर आपका साथ दूंगा। बिल्कुल, सभी की ज़रूरत है। आप सभी सहयोग कीजिएगा। जो ये व्यक्ति ये वीडियो को देख रहा है, भाई के साथ जुड़ के, मेरे साथ जुड़ के इन प्रोजेक्ट पे काम कीजिए और अपना सुझाव भी दीजिए। और एक चीज़ मैं पूछना चाहता था आपसे कि अभी जैसे आप ज़ोमैटो में काम कर रहे हैं, तो ज़ोमैटो में जैसे आप जैसे जो और भी लोग काम करते हैं, तो उनको कुछ स्पेशल वो वहाँ से रहती है ट्रीटमेंट वगैरह? हाँ, रहता है। जैसे कि हमारा 80 रुपये पर डिलीवरी चार्ज हमको दिया जाता है। एक कंपनी का एक निर्धारित है। और वैसे अगर कोई मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है उसको, हाँ, गैर दिव्यांग जो होता है उसको उसके पे आउट के हिसाब से देते हैं। मतलब आपको बढ़ा के प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। ये चीज़ मैं वैसे भी पता मेंशन करने वाला था। ज़ोमैटो, स्विगी और जितने भी डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं ना हमारे इंडिया में, ब्लिंकिट है, उनसे सबसे मैं ये अपील करना चाहता था इस वीडियो के थ्रू कि जितने भी इन जैसे भाई लोग होते हैं ना, जो किसी भी हालत में रहकर भी काम करना पसंद करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट ज़रूर होनी चाहिए। आप किसी भी बेसिस पे उसको दे सकते हैं चाहे आप पे आउट बढ़ा के दे सकते हैं या फिर उसको कुछ मंथली बेसिस पे, कुछ भी, मतलब जो भी आप अपनी तरफ से कर सकें ना, कि उनको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, अगर वो अपनी किसी भी सिचुएशन में रहकर मेहनत कर रहे हैं तो उसके बदले में उनको अप्रिसिएशन भी मिल रही है। तो अप्रिसिएशन के उसके थ्रू आप कुछ भी उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हैं। और ये चीज़ मैं ज़रूर अपील करना चाहूँगा सभी जितने भी डिलीवरी एप्लीकेशंस है, ज़ोमैटो, स्विगी, डिलीवरी, ब्लिंकिट, जितने भी है, उन सबसे मैं ये चीज़ की डिमांड करूँगा। हाँ, और इवन और भी जो इतनी कंपनियां हैं जो जिसमें दिव्यांग साथी काम कर रहे हैं, आप उसको प्रोत्साहन के रूप में दे सकते हो।
या आप अपने CSR फंड से कटा दो वो चीज़ों को। जो आप CSR देना चाहते हो तो एक दिव्यांग की हेल्प कर रहा है और मोटिवेट कर रहा है वो समाज को, तो उससे भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जो आपका टर्नओवर 100 करोड़ का, तो 2 करोड़ आप अपने उनके लिए रखिए। कैसे भी करके उनको हेल्प करो। बिल्कुल वो साल 2 साल 10 साल जितने भी साल काम करे, कम से कम उनको सर्वाइव हो सके। क्योंकि एक आदमी जो हार नहीं मानना चाहता, उसके साथ बिहेव भी वैसा ही करना चाहिए कि वो हार ना मान सके, मतलब उसके साथ वैसी सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, तो वहाँ पे अप्रिसिएशन करने का फ़र्ज़ हमारा बनता है। भाई आपके लिए मैं एक गिफ्ट लेके आया था, ये आप खोल के देखो, बहुत पसंद आएगा आपको। वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी मेमोरीज है। भाई ये गिफ्ट मैंने भाई को दिया है अभी, इसमें नीचे लिखा हुआ है मैन आर ब्रेव। इसको भाई आप लगाना अपने घर पे, और हाँ अपने आप व्हीकल पे भी पीछे लगाना मैन आर ब्रेव, क्योंकि ऐसे जो मर्द होते हैं ना भाई, सच में ये लोग बहादुरी का एक निशानी होते हैं। इसको आप बिल्कुल लगाना अपने घर पे। लगाऊंगा, मैं अपने रूम पे लगाऊंगा इसको, है ना? बहुत अच्छी मेमोरी है मेरे लिए। उधर सामने कैमरे पे। हाँ, थैंक यू भाई। कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा। चलो बहुत बढ़िया, ये पकड़ो आप। तो बस भाई आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और आपको अपने सराउंडिंग्स में जितने भी ऐसे भाई मिले, आप लोग उनका जैसे भी हेल्प कर सकते हो बिल्कुल करा करो, क्योंकि ब्रो कोड जो हमने मूवमेंट स्टार्ट किया है उसका मकसद ये ही है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट कर सकें। जहाँ पे सब चीज़ें हमारे खिलाफ चल रही हैं, चाहे वो लॉज हो, चाहे वो हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी ऑलमोस्ट हमारे खिलाफ ही चलती जा रही हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आज की डेट में भाईचारा बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से मैस्कुलिनिटी जो है वो भी डिक्लाइन कर रही है। इसलिए आपको कभी भी कोई ऐसा दिखे, जो हेल्प हो सकती है छोटी से छोटी, बूढ़ा हो, बच्चा हो, साथ का हो, कोई भी हो, आप बिल्कुल जैसी हेल्प आपको मौका मिले, जैसी भी हेल्प करने का बिल्कुल करो। ठीक है? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा मूवमेंट है। मैन आर ब्रेव जो आप ये बोल रहे हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की मैस्कुलिनिटी बोल रहा है, मैं इंग्लिश शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ, रटा नहीं हुआ है, क्योंकि कोई बात नहीं, कोई पता तो है। तो जो मर्द का बोलते हैं, जिसको पुरुष का पौरुष बोलते हैं, हाँ। तो वो पौरुष मर चुका है। सिर्फ ये समाज में जो डिजिटल मीडिया है, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो सिर्फ ना अगेंस्ट वुमेन के किसको दिखाया जा रहा है, मर्द को दिखाया जा रहा है कई चीज़ों में। ये नहीं देख रहे कि मर्द कितना झेल कर मर्दों को औरतों के खिलाफ दिखा रहे हैं और औरतों को मर्दों के खिलाफ दिखा रहे हैं, जबकि ज़रूरी हमारे लिए है कि दोनों एक दूसरे का साथ देकर दोनों साथ दें, क्योंकि महिला पुरुष के बिना तो प्रकृति का निर्माण नहीं बिल्कुल नहीं है। और उन्हीं को लड़ाने बिलाने के कानून बन चुके हैं और नियम बन चुके हैं। उन्हीं को किसी ने भड़का दिया, महिला वर्ग ने, और उन्होंने कानून का दुरुपयोग कर लिया। और मर्द की मर्दानगी क्या करेगी जब कानून का डंडा चलता है? बिल्कुल, है ना, वहाँ पे तो वो जेल की सलाखें तो तोड़ा नहीं सकता। कितना उसी चीज़ को हमें रोकना है कि हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना है। जी पापा रख दीजिए। हमें बल्कि एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे चलना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही अच्छी बात है। ये मेरे पापा जी हैं। पापा जी रख दीजिए, पापा रख दीजिए। ये हमारे पापा जी हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। अभी मम्मी गई थी शादी में, तो मेरे लिए फल वगैरह रख रहा है, व्यवस्था कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि आप लोग गलत स्वभाव, गलत व्यवहार में अपने समाज को और अपने भाईचारा को मत खराब कीजिए। एक दूसरे का सहयोग कीजिए, तभी आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो ऐसे में सिर्फ महिलाएं रह जाएंगी और पुरुष नहीं रह जाएंगे। कोई नहीं रह जाएगा, ना महिलाएं रह जाएंगी ना पुरुष रह जाएंगे। हाँ, क्योंकि आगे का प्रजनन कैसे होगा? प्रकृति के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। प्रकृति के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल। चलो ठीक है भाई, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि पसंद आई हो या ना पसंद आई हो वो बात की बात है, मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है?
हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और एक बहुत बढ़िया अगले किसी गेस्ट को लेकर आऊँगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू भाई। मैंने कहता हूँ You're भाई welcome ने भाई। ऐसी अच्छी मूवमेंट चलाई है। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सुझाव दें और इसको देश विदेश तक पहुंचाएं, ताकि प्रकृति की व्यवस्था बनी रहे, प्रकृति की बिल्कुल। व्यवस्था खराब ना हो। अब तो भाई ने भी बहुत बोल दिया बहुत तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो।